व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि बेनिफिट्स क्या है। अभी तक हमने जितना भी एसएम पढ़ा हुआ है ना, जितना कुछ भी एसएम पढ़ा, जितना कुछ भी वॉट एवर वी हैव लर्नड, तो ये एसएम के फायदे क्या वो पूछ रहा है। आई मीन ये तो सवाल जो है एसएम के उसके ऊपर है। आई मीन पूरे सिलेबस क्यों है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ एनी पर्टिकुलर चैप्टर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एंटायर सिलेबस कि आखिर एसएम है क्यों, एसएम के फायदे क्या है। तो ये इतना ही जो पॉइंट्स है वो एसएम के फायदे, दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ एसएम, बेनिफिट्स ऑफ एसएम। तो सबसे पहले एसएम के बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े अलग अलग चैप्टर्स में। वी हैव सीन कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बीसीजी, हमने जी मैट्रिक्स को देखा, हमने स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, स्ट्रैटेजी, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, न जाने कितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। ये क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं है, ये क्वेश्चन है कि एसएम एज अ होल जो आज तक आपने पढ़ा है उसकी वजह से क्या फायदे, अगर हम लोग स्ट्रैटेजिकली बिजनेस को मैनेज करें तो फायदे क्या होते। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं भाई, यू आर नॉट ऑडिबल। भाई ऑडिबल है, एक बार देख लीजिएगा, माइक चेक चेक, ऑल ओके। निधि, लो, लव आर्या, अच्छा लव आर्या सब ठीक है। निधि ये देख ले, उनका आवाज नहीं आ रही इसलिए वो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे। हाँ सर, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। तो मित्रों ऐसा है कि जीवन में आपने कौन से पढ़ा था जिसका नाम है आपने एसएम के 5 स्टेप्स पढ़े थे क्या? एसएम के 5 स्टेप्स आपने नहीं पढ़े ना? रुको, यहां पे है, बहुत सही, अच्छी बात है। देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लिखा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, में चैप्टर 5 पे हूं। यहां पे एसएम के 5 स्टेप्स लिखे हैं, और पता है जो चैप्टर 1 में जो लिखा है ना वो आपको तब समझ सकता है जब आप ये 5 स्टेप्स को पढ़ते हो। यानी चैप्टर 1 के क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ एसएम दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इफ यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसका पता नहीं ऐसे ने क्यों किया ऐसा। यानी कि इसका मेन जहां से टॉपिक खुलता है वो है चैप्टर 5, जहां से हम लोग समझते हैं एसएम के 5 स्टेप्स बताओ। देयर आर 5 स्टेप्स टू अंडरस्टैंड एसएम। यानी एसएम अगर बोला व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, और ये 5 स्टेप्स जब समझ जाते हो ना तो इन्हीं स्टेप्स के फायदे उधर लिखे हुए। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पे एसएम के 5 स्टेप्स आपको, वैसे अगर मैं देखता हूं यहां पे एक बार चेक करो स्क्रीन के ऊपर, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन ऐसा चैप्टर का नाम है। इसमें प्रोसेस नाम का क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद में स्ट्रैटेजिक चेंज है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है, लीडरशिप है, एंड स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है। अच्छा चैप्टर है, इसमें से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको सुन के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, और इसमें 5 स्टेप्स है, और ये कहता है कि अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अगर पूछा तो देयर आर 5 स्टेप्स। नंबर 1 कहता है कि विजन बनाओ, नंबर 2 कहता है आपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना चाहिए, नंबर 3 स्ट्रैटेजी, नंबर 4 इंप्लीमेंटेशन, नंबर 5। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा आपके सामने, आपने कभी उसका नाम सुना होगा। Have you heard about the company called Sun Pharma? Sun Pharma, Ranbaxy, Deal, PPT. कितनी ऐड चला रहा है उसके बाद, ये मुझे दिखाना है आपको। आप सभी जानते हैं कि सन फार्मा एक भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, बट वो बड़ी नहीं थी, वो थी 5 नंबर पे, जिसका नाम था सन फार्मा। ओके,
एंड मिस्टर दिलीप संघवी को तो आप जानते होंगे. दिलीप संघवी इज द ओनर ऑफ एंड द फाउंडर ऑफ सन फार्मा कंपनी. सन फार्मा के फाउंडर हैं दिलीप संघवी, जिसके पापा की मेडिकल की शॉप हुआ करती थी. दुकान में मेडिसिन बेचते थे वो, उनके पापा के. बोले पापा मेडिसिन क्या बेचेंगे, मेडिसिन बनाएंगे. वापी गुजरात से बंदा है और इस बंदे ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता. इसने ना कि सिर्फ भारत की बड़ी कंपनी बनाई पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5वीं कंपनी सन फार्मा बना दी. वेरी बिग कंपनी, भारत के सबसे बड़ी कंपनी. आप अगर दवाइयों की दुकान में जाओगे सबसे ज्यादा दवाइयां इनकी बिकती है, सन फार्मा. आपने इनमें से कई का नाम सुना, लुपिन सुना होगा, लुपिन, ये सब कुछ नाम सुना, डॉक्टर रेड्डी, ये सब नाम सुने. तो क्या हुआ, सन फार्मा वांटेड टू बिकम नंबर 1 बट सन फार्मा वाज ऑन नंबर 5. तो क्या चेक किया, मुझे जाना कहां है, मुझे जाना है, मेरा विजन है कि मैं इंडिया में नंबर 1 बनना चाहता हूं. यह है पॉइंट 1, विजन, वेयर आई वॉन्ट टू बी. मैं लगेज 5 से बोल करते, मैं चैप्टर 1 पे नहीं हूं, मैं 5 पे हूं. क्यों हूं, बिकॉज ये पढ़ाऊंगा फिर मैं वहां जाऊंगा वापस, और वैसे ही 5 पे मैं जाना ही था. मैं जाना चाहता हूं, इंडिया में नंबर 1 बनना चाहता हूं. यह है मेरा पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2 में चेक किया, मैंने अपने अंदर झांक कर देखा कि मैं कहां हूं. आई हैव टू एनालाइज वेयर एम आई. पॉइंट नंबर 2, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एसएम सब्जेक्ट कहता है जब भी आपको स्ट्रैटेजी बनाना हो सबसे पहले जानो कहां जाना है, और पॉइंट नंबर 2 में चेक करो आप कहां हो. पॉइंट नंबर 1 क्या है, वेयर आई वॉन्ट टू बी. पॉइंट नंबर 2 क्या है, वेयर आई एम. एनालिसिस करो, मतलब देखो कि मैं कहां हूं, देखो मैं कहां हूं. तो कहां हूं मैं, अरे मैं कहां हूं, मैं हूं नंबर 5 पे, जाना है नंबर 1 पे. हाँ, इसी बात को देखते हुए हमें समझ में आया कि अब कंपनी को कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी. कंपनी विल हैव टू मेक सम स्ट्रैटेजी सो दैट कंपनी कैन बिकम फ्रॉम 5 to 1. इसलिए इन्होंने देखा, अरे अपने पास तो बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें तो अपना कुछ नंबर ही नहीं लगता है. ये 2013 की इंडिपेंडेंट रैंकिंग है जिसमें ये सन फार्मा रैनबैक्सी का बिफोर वाला पिक्चर, बिफोर, जिसमें देखो बहुत सारी जगह पे वो नंबर 1 थे. यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट में, ये समझता है कभी, अब हॉस्पिटल गए तो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिक होता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, गायनोकोलॉजिस्ट होता है. तो ऊपर वाले 6-7 जगह पे सन फार्मा नंबर 1 थी, पर इन जगहों पे उनका खराब प्रदर्शन था. ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, कैंसर. यूरोलॉजिस्ट समझता है, डेमेट्रोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, कुछ कुछ समझता है अपने को. तो इन जगहों पे उनकी दवाइयां 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर पर. दे वॉन्टेड टू बी नंबर 1 बट वो बहुत सारे दूर थे. यानी कि पॉइंट 1 में क्या लिखा था, मैं सब में नंबर 1, पर पॉइंट नंबर 2 में देखा, अरे मैं तो बहुत जगह पे नंबर 5 पे, 7 पे हूं, मैं कैसे नंबर 1 बनूंगा. अब कंपनी के वास्ते 2 ऑप्शन, एक तो दवाइयां अच्छी खुद बनाए, पेटेंट्स खुद के बनाए, या फिर कोई ऐसे कंपनी को एक्वायर कर ले, कैप्चर कर ले जो ऑलरेडी इन सब जगह पे एक नंबर चल रही हो. उन्होंने देखा अपने 2 रास्ते. रास्ता नंबर 1 खुद के बनाए, बोले खुद को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा. अब एक काम करते हैं, हम किसी ऐसी को ले लेते हैं जिसके पास में एरिया में स्ट्रेंथ है. जैसे उन्होंने रैनबैक्सी को एक्वायर किया, बाद में दोस्तों ये हो गया उनके साथ. ये पोस्ट मर्जर है. जहां जहां पे वो नंबर 5, 7, 12 पे थे, उन जगह पर भी वो आ गए नंबर, क्योंकि वहां पे उनकी जो वीकनेस थी रैनबैक्सी की, वहां पे, यानी कंपनी ने क्या बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई. और क्या स्ट्रैटेजी, एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी. यानी कि अपने किताब के मुताबिक सबसे पहले देखो पॉइंट 1, कहां पे जाना है, नंबर 1 पे जाना है. कहां पे हूं मैं, नंबर 5 पे हूं मैं. अब 5 से 1 का फासला कैसा काटूं, देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज अवेलेबल. एक तो मैं खुद की दवाइयां बनाऊं,
या किसी जगह। तो पॉइंट नंबर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी में मैं क्या कहता हूं, आई सेलेक्ट द बेस्ट, आई सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो मैंने किसको सेलेक्ट किया, रैनबैक्सी को एक्वायर करने का मैंने सोचा, पॉइंट नंबर, पर पॉइंट नंबर 3 में से सोचा मैंने सिर्फ सोचा कि मैं रैनबैक्सी को एक्वायर, पर 4 में कर डाला इंप्लीमेंटेशन। सर 3 और 4 में फर्क क्या है, 3 में सिर्फ बातें होती है, 4 में काम होता है। 3 में इंसान कंपैरिजन करके एक को बेस को सेलेक्ट करता है, इंप्लीमेंटेशन पॉइंट 4 में होता है। एवरीबॉडी कम ऑन। 3 में सिर्फ बातें, अच्छा रैनबैक्सी को ले ही लेते, बट 4 में एक्चुअल में पैसे दिए जाएंगे, परचेस कंसिडरेशन होगा, एनसीएलटी से पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है, दोनों की बैलेंस शीट कंसोलिडेट होंगी, धंधा साथ में चलने लगेगा, पॉइंट 4। सर पॉइंट 4 के बाद में क्या आता है, 4 के बाद में क्या आता है, इवैल्यूएशन चेक करो, जैसे मैंने सोचा था क्या मैंने पाया है। तो मैंने क्या सोचा था, क्यों और बना के नहीं बना मैं, आई बिकेम। अगर मैंने रैनबैक्सी का इक्वेशन करने के बाद भी मैं नंबर 1 नहीं पहुंचा तो आई शुड टेक सम करेक्टिव मेजर्स। ये भी 5 नंबर का पॉइंट कहता है, और अगर 1 नंबर पे पहुंच गया तो अच्छी बात है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 5। नंबर 1, एसएम को समझने के 5 स्टेप्स। नंबर 1, मैं कहां जाना चाहता हूं, वेयर आई वॉन्ट टू बी, नंबर 1 विजन। नंबर 2, वेयर आई एम, आई हैव टू एनालाइज माई इंटरनल, एक्सटर्नल में कहां हूं। पॉइंट नंबर 3, यहां हूं, यहां से जाना है वहां पे, मेरे पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक सिलेक्ट किया मैंने, स्ट्रेटेजी किया, रैनबैक्सी को एक्वायर करूंगा, पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 3 में सिर्फ बोला रैनबैक्सी को एक्वायर करूंगा, किया तो है नहीं ना। पॉइंट 4 में एक्चुअल में रैनबैक्सी हो जाएगी एक्वायर, पॉइंट नंबर 4। एंड पॉइंट नंबर 5, जैसा मैंने सोचा था क्या मैंने पाया है। आई हैव टू इवैल्यूएट, आई हैव टू चेक वेदर व्हाटएवर आई वांटेड इन पॉइंट नंबर 1, वेदर आई कुड अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आई वांटेड टू अचीव। अरे बोलो भैया, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। नंबर 1 विजन, नंबर 2 एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, पॉइंट नंबर 3 स्ट्रेटेजी, नंबर 4 एंड नंबर 5। दोस्तों आज तक इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई डिसीजन इस 5 स्टेप्स के बगैर लिया हो। हमेशा जब भी कोई निर्णय लेना हो, एसएम सब्जेक्ट ने कहा 5 स्टेप्स को यूज करना, आपका डिसीजन बहुत अच्छा होगा, खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसा एसएम ने कहा मित्रों, आज तक इतने सालों में मैंने कभी इन पॉइंट्स को छोड़ा नहीं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हमेशा निर्णय लेना हो तो सबसे पहले देखना कि मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं कहां, और मैं जाने के रास्ते पॉइंट नंबर 3 में ढूंढता हूं। पॉइंट नंबर 3 में सोचा था, पॉइंट नंबर 4 में कर डाला, फिर मैंने कर दिया, एग्जीक्यूशन किया। एंड नंबर 5 में, अच्छा बताओ इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए। अक्सर लोग स्ट्रैटेजी को तो इंप्लीमेंट करते हैं, बाद में चेक नहीं करते कि जैसा आप, अरे क्या फायदा उन स्ट्रैटेजी लगाने का जहां पे यू कुड नॉट अचीव व्हाट यू एग्जैक्टली वांटेड। इसीलिए एवरीवन कम ऑन, यू हैव टू ऑलवेज चेक, यू हैव टू ऑलवेज चेक कि आपने जैसे सोचा था। दैट्स इंपॉर्टेंट गाइस, कम ऑन एवरीवन, समझ आया आपको। हां मित्रों, अगर मैं आपसे पूछता हूं, सुनो ध्यान से, अगर इवैल्यूएशन में आपको लगा कि नहीं यार अपन वहां तो पहुंचे नहीं, तो आपको करेक्टिव मेजर लेना चाहिए, फिर आपको कुछ तो भी और कुछ तो चेंज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अच्छा तो पॉइंट नंबर 3 है तो 4 क्यों है। मैं 3 कर लेना तो 4 मत करो, मत करो। Oh really baby, सही कह रही है कन्या। पॉइंट नंबर 3 में मैंने सोचा कि मैं गुरुकुल को फॉर्म करना चाहता हूं, सिर्फ सोचा ब्रेन में, सोचा, और मैं सिर्फ सोचा, सिर्फ बस हो गया। यहां पे भारत में लोग सोचते ज्यादा है और करते कम है। भारत में ऐसे बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर है जो सोचते भी और करके भी दिखाते हैं। मित्रों, जीत उसी की होती है जहां पे इंसान सोचता भी है और करता भी है।
देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ये अपने मेरे को दिमाग में आपने करना है एक दिन, अच्छा करना चाहता है। सोचते बहुत है, हम मानते हैं सोचना चाहिए, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में आप सिर्फ अच्छा सोचते, यू डू लॉट ऑफ एनालिसिस इन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में यू डोंट डू एनालिसिस, इट इज द परफॉर्मेंस। कहां पे ज्यादा लोग लगेंगे, 3 में या 4 में? 4 में, बिकॉज वहां पे आपको गुरुकुल अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे आई नीड लॉट ऑफ थिंग्स देयर। 3 में मैं सिर्फ अकेला चाहिए तभी इनफ है। 4 में अगर मुझे वो फॉर्मेशन करना है, 4 में मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है, तो मेरे को फिर आज गुरुकुल में मेरे पास में कम से कम 40-45 एम्प्लॉइज काम करते हैं। क्योंकि सर इतने लोग क्यों लगते हैं वहां पे? 22 तो बाउंसर है, बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स, 14 आंटियां हैं जो रूम साफ करती हैं, 36 तो यही हो गए। हमारे मैनेजमेंट के 7-8 लोग हैं, तो हो गए 45 की टीम। पर निर्णय में अकेले में ले रहा था, शांति में, सवेरे 5 बजे के वक्त। ऐसे ही मुझे थॉट आया एक बार, एक काम करते कुछ खास करते हैं। और पता है 3 नंबर जब मैंने सोचा कि यार, और जब मैंने सोचा वो 4 नंबर में इंप्लीमेंट कर डाला। अगर पर सबसे ज्यादा वक्त लगना चाहिए 3 में, 4 में वक्त नहीं लगना चाहिए। आप सोचने में पूरा विचार करिए, पूरा अच्छे से, जब तक आप कन्विंस ना हो, अपने आप को कन्विंस जब तक ना हो तब तक वो कदम उठाने का नहीं। एक बार कन्विंस्ड हो गए ना, आपको लगता है सीए करना है और सीए अच्छा ही कोर्स है, तो एडमिशन ले लो भाई, गेट रजिस्टर फॉर आईसीआई। पर जब तक आप कन्विंस ना हो, आप कन्विंस करने में 1 साल आराम से लीजिए, सीए करना है कि नहीं करना है, करना है, पर एक बार आप दिमाग में सीए करना है, अच्छा कोर्स है, फिर तो क्या है, ठोकना है, अच्छे से पढ़ना है, पास होना है। 3 में बुद्धि लगती है, एनालिसिस लगता है, इंटेलिजेंस लगता है, सोच लगती है। 4 में अनुभव नहीं, 4 में लगता है हार्डवर्क। इंप्लीमेंटेशन में करने में यू डोंट रिक्वायर ब्रेन एज सच, यू रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल विथ यू, नीड लीडर। तो 4 में बहुत, ये 4 को भी एग्जामिनेशन में कई बार अलग से पूछा हुआ है, नंबर 4 का पॉइंट, कि इंप्लीमेंटेशन क्या होता है भाई। जब मैं गुरुकुल कर रहा था, ये सब पॉइंट मैंने करे हैं एक्चुअल में। आई नीड पीपल अलोंग विथ मी, आई नीड सम लीडर्स, आई नीड टू क्रिएट कल्चर, आई नीड टू क्रिएट सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, एडमिशन के लिए सॉफ्टवेयर्स, आई नीड टू क्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉर द स्टूडेंट्स, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, आई नीड टू क्रिएट यूनिफॉर्म, आई हैव टू बिल्ड टीम, टीम बिल्डिंग करना पड़ेगी। 3 में ना टीम बिल्डिंग लगती है, ना यूनिफॉर्म लगता है, ना सॉफ्टवेयर लगता है। 3 में से आप सोच रहे हो। 4 में जब एक्चुअल में गुरुकुल स्टार्ट किया, आई वांटेड सम पीपल, आई वांटेड लीडर, आई हैड स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग, आई वांटेड सॉफ्टवेयर, आई वांटेड फर्नीचर, आई वांटेड लैंड, आई वांटेड फंड्स, आई वांटेड कैपिटल, आई वांटेड पैसा फ्रॉम द बैंक, आई वांटेड टू गो फॉर लीगल रिक्वायरमेंट्स की, अगर लोन ले रहे हो तो लीगल रिक्वायरमेंट, अगर रेंट पे ले रहे हो तो लीगल रिक्वायरमेंट, रूल्स, प्रोटोकॉल्स। 4 बहुत बड़ा काम है। 3 में इंसान का थॉट सिर्फ 1 मिनट का हो सकता है, और 1 मिनट के थॉट के लिए उसको सालों लग सकते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। बोले इंडिया में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी खोलना है मेरे को, मेरा नाम मुकेश अंबानी, 2010 में सिर्फ सपना आया, और उस सपना पूरा करने के लिए 7 साल लगे। सोचा 1 मिनट में ही हुआ, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाएंगे, 2010 में सोचा मुकेश जी ने, और जियो आया 2017 में। इट टुक 7 years टू इम्प्लीमेंट इट। तो इंप्लीमेंटेशन देखो ना, यहां पे लिखा है, आपको क्या करना होता है, बजट, पैसा लाना, अंडरलाइन द वर्ड बजट। सर 3 में क्यों नहीं लगता भाई, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते, बजट, स्टाफिंग यानी लोग, अंडरलाइन द वर्ड लोग, स्टाफ, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, जैसे गुरुकुल लाया मैंने तो पॉलिसीज बनाना पड़ेगी, प्रोसेस बनाना पड़ेगी। क्या लिखा है नेक्स्ट, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस लाना पड़ेगी। व्हाट इज दैट बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस? हर कोई काम करने के अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करना, कि भाई दिस इज द वे इट हैज टू बी, ये चीज ऐसी अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं। वैसे क्या लिखा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या, सॉफ्टवेयर लाना पड़ेंगे। सर सॉफ्टवेयर क्यों लगते गुरुकुल में? एडमिशन कैसे लूँ मैं रजिस्टर पे? मोटिवेटिंग पीपल, आई हैव टू मोटिवेट पीपल हु आर वर्किंग देयर, आई हैव टू क्रिएट दैट कल्चर। कल्चर, कल्चर क्या होता है? कल्चर मतलब कितने बजे लोग आएंगे जाएंगे, हाँ, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, टू क्रिएट द कल्चर। लास्ट में ये सब काम करने मैंने गुरुकुल के लिए एक अध्यक्ष को चुना,
लीडर आई वांटेड बिकॉज मेरे लिए मैं तो रोज जा नहीं सकता वहां पे, मैं तो वीक में एक बार जा सकता हूं, बट आई वांटेड समबडी हु विल टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो लीडर जरूरी होगा। ये सब चीजें होती है, ध्यान में रखना। समझ गया मैं क्या बोला? तो 4 और 5 पॉइंट एकदम क्लियर है आपको। एक बात बताओ मुझे, वाई डू यू वांट पॉइंट नंबर 3? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन 1, 2 एंड 3? 1 और 2 के फासलों को कम करने के वास्ते आप जो 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 करते हो उसका नाम स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज टू फुलफिल द गैप बिटवीन पॉइंट नंबर 1 एंड 2। वो वहां पे जाना 1 नंबर में, मैं 5 पे हूं, तो 5 से लेकर 1 तक जाने के लिए मैं जो जो भी करता हूं ना, मैं जो 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 कुछ भी मैंने ट्राई किया उसको कहते हैं, लिख दो, स्ट्रैटेजी इज टू फुलफिल द गैप बिटवीन, इट फुलफिल्स द गैप बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। It fulfills the gap between what you are and what you want to be. आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो गया? दोस्तों एक बात बताओ, मैंने पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 के सामने लिखो वेयर आई वॉन्ट टू बी, वेयर आई वॉन्ट टू बी, कहां पे लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 लिखा ना, विजन ऑब्जेक्टिव, मुझे जाना कहां है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है? ऐसा क्यों लगा आपको? वहां पे एक्चुअली एनवायरमेंटल के सामने लिखो, आप लिखो ओटी, एनवायरमेंटल सामने लिखो ओटी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के सामने लिखो SW, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या किया आपने पॉइंट 1 में? वेरी वन अभी। पॉइंट नंबर 2 में क्या गया? एनवायरमेंट बोलते हैं कि आप बाहर का अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखो, और एनालिसिस में कहते हैं कि आप अंदर का स्ट्रेंथ, यानी कि आप देखो आप कहां हो। तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको अंदर से कितना अच्छा बुरा है और बाहर से कितना अच्छा बुरा है। इट इज जस्ट योर एनालिसिस ऑफ योर एग्जिस्टिंग सिस्टम कि आपका क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा है। हमने किया था ना उसका 5 चीजें बुरी है, एक 7 नंबर, वो सब पॉइंट नंबर 2 में आता है कि मैं 5 चीजों में स्ट्रेंथ है, 7 चीजों में मेरी वीकनेस है, लाइक दैट। ये सब आता है पॉइंट नंबर 2 में। देखो आप लिखा क्या? इट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, पॉइंट 2 के साथ लिखा ना आपने। और बताओ पॉइंट नंबर 3 क्या है? इन्हें फासले को मिटाने वाला कौन होता है? वन और 2 लिखा ना आपने, इट विल फुलफिल द गैप। और 3 और 4 में क्या है? 4 में लिखो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट 3, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट 3, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट 3। समझे? है गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, ओके। अब एक काम करो, ऊपर जाके उसकी केस स्टडी, आपको पता है क्या, हमने ऑलरेडी कल विजन पढ़ा था। तो आप जब पढ़ाई करोगे ना, तो इसके अंदर का पढ़ने नहीं 4 बुलेट, क्यों? वो ऑलरेडी हमने रेफर, वो चैप्टर 1 का लिखो वहां पे, विजन रेफर चैप्टर नंबर 1। तो ये 4 लाइंस पढ़ना ही मत। कहां से ये 4 लाइनें? हाँ बेस्ट है, वहां से उठा के डाल दो इधर। पता नहीं, पर लिखा पूरा विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। जगह ऊपर देखो, सेकंड पॉइंट आप देखोगे, थर्ड पॉइंट भी देखो, सेकंड देखो, फर्स्ट देखो। तो आप क्या करो, कुछ मतलब वो पता नहीं क्यों लिखता है, क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है ना। तो आपको वहां पे विजन का कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ का डेटा नहीं पढ़ना। पॉइंट नंबर 3 में जाओ। पॉइंट नंबर 3 ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी भी अपन चैप्टर 1 में देखा ना, देखो एक बार चैप्टर 1 में स्ट्रैटेजी है, तो लिखो रेफर चैप्टर 1। ये भी आप यहां से नहीं पढ़ोगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अरे क्यों थक रहे हो? ऑलरेडी किया ना स्ट्रैटेजी में, उधर चिट्ठी लगाई है।
Strategy is there to fulfill the gap between what we are, what we want to be. Strategy is there to achieve the vision, objective. Strategy टॉप लेवल की बनती है, मिडिल लेवल की बनती है, बॉटम लेवल की बनती है. Strategy प्रोएक्टिव हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है. ये सब हमने किया है. अरे बोलो भाई. ओके, तो ये आपने वहां से उठाया. चैप्टर 4 का डेटा आपने एक्चुअल में यहां से पढ़ा है. पढ़ लिया ना अपने सारे पॉइंट्स. ऑन चैप्टर और पॉइंट 5 में क्या लिखा होगा? बहुत इजी, एक बार चेक करो. द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. क्या लिखा है यहां पे? Evaluating the company's, underline the word, evaluating the company's progress. Assessing the impact, यानी कि जो आपने रैनबैक्सी को एक्वायर करने में चेक करो कि क्या हुआ है. हाँ, assessing the impact and making the corrective adjustment. What do you mean by corrective adjustment? अगर आपको लग रहा है कि आप एक नंबर पे फिर भी नहीं पहुंचे तो do some corrective adjustments. Is the trigger point for deciding whether to continue or the company's vision. ये सब लिखा. So long as the company's direction and strategy seem well matched to industry and competitive conditions, performance targets are being made, company executives may decide to stay. समझेगा? अगर आपको लग रहा है सचमुच आपको एक बनना था और आप एक वो लिखा आर बीइंग मेड, यानी कि एक बनना था और एक बन गए आप, तो फिर तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. गाइस कम ऑन. मतलब आपने 4 पॉइंट करने के अंदर 5वां पॉइंट क्यों करना चाहिए? अरे भैया आपको चेक तो करना पड़ेगा ना. आपको एक नंबर बनना था ना, बनना तो आपको एक नंबर था, तो आप बने कि नहीं बने वो चेक करना पड़ेगा. नहीं बने तो यू हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शंस. ओके, अब एक काम करो, ये जो सन फार्मा का एग्जांपल था उसके हिसाब से पॉइंट नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? कंपनी वांटेड टू बिकम नंबर 1. पॉइंट 1 के सामने सन फार्मा वांट्स टू बिकम नंबर 1 लिख दो. नंबर 1. और एक्चुअल में नंबर 1 बनी क्या ब्रो? ये देखो, ये देखो नंबर 1 बन गया. ये देख लो, ये आफ्टर मर्जर है. दिख रहा है क्या? नंबर 1 सबसे ऊपर आ गई. देखो, कंपनी वांट्स टू बिकम नंबर 1. आपने पॉइंट 1 पे लिखा है. कंपनी पॉइंट नंबर 2 में क्या चेक करते हैं? कंपनी इज करेंटली ऑन विच नंबर? लिखो, कंपनी इज करेंटली ऑन 5th नंबर. वो तो आपने लिख दिया पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा? करंटली इट इज ऑन 5th नंबर. पॉइंट नंबर 3 पे क्या है? 3 क्या है? स्ट्रैटेजी बनाई ना. लिखो क्या स्ट्रैटेजी बनाई ना? एक्विजिशन. लिखो एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी. एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी, ये उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई. ये फॉर्मुलेट कर दी यहां पे कि हम लोग 2 में से कंपेयर किया, एक का फॉर्मुलेशन कर दिया कि हम लोग को चुनाव कर लिया. क्या किया हमने? रैनबैक्सी एक्वायर करेंगे. लिखो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखोगे? रैनबैक्सी actually got acquired. Ranbaxy actually got acquired. Ranbaxy actually got acquired. ऐसा पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखना है. ओके, और पॉइंट 5 में क्या लिखोगे? It became number 1. It became number 1. आपने फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन पढ़ा ही नहीं ना अब तक. हाँ, बेस्ट है, बहुत मजा आया आपको. 48 पेज पे आ जाओ, ऑसम चीज पढ़ा रहा हूं. फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ये पढ़ा है क्या आपने किसी चैप्टर में? फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं ना. एक साइड चिट्ठी लगाओ, चिट्ठी लगाओ. एक साइड में देखो फॉर्मुलेशन, एक साइड में देखो इंप्लीमेंटेशन. एक साइड में फॉर्मुलेशन, एक साइड में इंप्लीमेंटेशन.
लिखा आपने? अच्छा सुनो, अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों में से पहले हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मुलेशन करते हैं, सोचते हैं। अक्सर लोग फॉर्मुलेट करते हैं पर इंप्लीमेंट नहीं करते, या फिर इंप्लीमेंट करते बड़ा बेकार सा करते हैं। कई बार लोग फॉर्मुलेशन बेकार करते हैं, कई बार फॉर्मुलेशन अच्छा होता है पर सीए करने का इरादा अच्छा था, फॉर्मुलेशन सही था, पर ना वो बच्चा क्लास में कभी गया, ना उसने पढ़ाई ढंग से करी। कोर्स सही था पर बच्चा का इंप्लीमेंटेशन सही नहीं था। सफल वही होगा जिसका फॉर्मुलेशन भी अच्छा, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा। 2022 अप्रैल में एक तारीख के आसपास मैंने सोचा कि हम लोग गुरुकुल को इस्टेब्लिश करते हैं। 1 तारीख को सोचा, मन में आया कि बहुत सारे लोग जो है पुणे में आते हैं, या भारत भर में कहीं भी बहुत सारे गांव हैं जिनको पढ़ने के लिए कहीं बाहर शहर जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए अभी भी कोई डेडिकेटेडली कोई जगह नहीं है। तो ऐसा मेरा विचार था कि कोई ऐसी जगह मिले जहां पे सारे के सारे सीए के स्टूडेंट ही रहे, बातें भी सिर्फ पढ़ाई की करे, कोई नॉनसेंस ना करे। लड़कियों के लिए स्पेशली पेरेंट्स बहुत चिंतित थे, उनको सुरक्षित फील हो, कोई नौटंकी नहीं, कोई दारू नहीं, सिगरेट नहीं, ड्रग्स नहीं, कुछ नहीं, कंट्रोल के अंदर सब काम होना चाहिए। ऐसा मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी अगर अपनी डॉटर को पढ़ाना चाहूँगा तो मैं कहीं भी नहीं भेज सकता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी, मुझे लगता है कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं सब ये सवेरे 5 बजे सोच रहा हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैं सोच रहा हूँ, मैं अकेला हूँ। फॉर्मुलेशन करने के लिए मैं सारी चीज सोच रहा हूँ कि क्या प्राइस पॉइंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, क्या करना चाहिए, मैं सब सोच रहा। खुद का गुरुकुल खुद बनाएंगे या किसी का रेंट पे लेंगे, क्या होगा, ऐसे मैं सिर्फ सोच रहा हूं। आई एम जस्ट थिंकिंग, ये मेरा फॉर्मुलेशन चालू है। सोच, ओनली सोच। हो सकता 2-4 लोग मिलके डिस्कस कर रहे, वो भी फॉर्मुलेशन ही होता है। यू डू लॉट ऑफ एनालिसिस, SWOT पूरा करते हो आप, इंटरनल एक्सटर्नल पूरा एनालिसिस, अपने से क्या अच्छा है क्या बुरा है। सोचा, इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन। पर जब मैंने सोचा तो फिर सोचने के बाद में मैंने गुरुकुल की अनाउंसमेंट कर दी थी। हालांकि गुरुकुल मेरे पास था ही नहीं उस समय, मेरे पास एक थॉट था और मैंने अनाउंस कर दिया, वेस्ट लॉन्चिंग गुरुकुल का। अनाउंसमेंट हो गई, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। मैंने सोच तो लिया था और करना तो था। तो जब मैं अनाउंसमेंट जिस दिन किया था, मेरे पास गुरुकुल था ही नहीं, तो बोल तो दिया सारी चीजें, तो करना तो पड़ा। उसके बाद में फिर मैंने फटाफट, बहुत सारे एडमिशन्स होने लगे, फिर मैंने गुरुकुल को देखा। इमीडिएट बेसिस पे आई फाउंड सम बिल्डिंग, देयर आई स्टार्टेड। फिर चालू हुआ। जब चालू हुआ तो बहुत लोग लगे, एक्चुअल में लोग आने लगे, एडमिशन होने लगे, रेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, हेड का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके इंफॉर्मेशन का अवेयरनेस चालू हुआ, स्टूडेंट्स यहाँ रहने आने लगे, पेरेंट्स छोड़कर जाने लगे, क्लासेस कंडक्ट होने लगी। ये सब इंप्लीमेंटेशन है। समझा मैं क्या बोला? स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन, क्या है ये? इंप्लीमेंटेशन। गुरुकुल चालू हो गया, क्या है? वहां पे क्लासेस चालू हो गई, क्या है ये? इंप्लीमेंटेशन में यू नीड लॉट ऑफ पीपल। इंप्लीमेंटेशन में दिमाग नहीं चाहिए बच्चा, इंप्लीमेंटेशन में केवल हार्डवर्क चाहिए। दिमाग की बात तो फॉर्मुलेशन में होती है। सारा दिमाग यूज कहां होता है? कहां पे ज्यादा लोग लगते हैं, कहां पे कम लगते होंगे? कौन पहले, कौन बाद में? वेयर यू रिक्वायर लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। एक बात बोलूंगा, आप सब गलत बोलोगे, यू नीड अ लीडर।
यू डोंट रिक्वायर लीडर फॉर फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन में लीडरशिप, फॉर्मुलेशन में अगर मैं अकेला ही बैठा हूं तो मैं क्या खुद से लीडरशिप करूंगा? लीडरशिप की जरूरत तब पड़ती है जब मुझे काम अपना किसी और से निकलवाना पड़ता है. आपके ऑपरेशनल स्किल अच्छे कहां लगते हैं? इंप्लीमेंटेशन. अच्छा लीडर कहां लगता है? पर इंटेलेक्चुअल स्किल कहां लगती है? फॉर्मुलेशन. समझ आ रहा है? फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में कहां पे मुझे बताओ वो होता है. विच वन शुड बी इफेक्टिव, विच वन शुड बी एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम. इंप्लीमेंटेशन शुड बी एफिशिएंट, फॉर्मुलेशन शुड बी इफेक्टिव. फॉर्मुलेशन अच्छा होना चाहिए, जल्दी नहीं होना चाहिए. 6 महीने नहीं 12 महीने लो, बस सोच अच्छी होना. इंप्लीमेंटेशन एक बार आपने सोच लिया ना तो कर डालो. इट शुड बी फास्ट. इट शुड नॉट बी लाइक ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. चले पिछले पूना में पिछले 6 साल से मेट्रो चल रही है. पैथेटिक इंप्लीमेंटेशन. मेट्रो का फॉर्मुलेशन सही था कि किस ट्रैक से मेट्रो जाएगी, कहां से अंदर से जाएगी, कहां से ऊपर से जाएगी, कौन से लोग बनाएंगे. अब पता है पूना की मेट्रो जब बन रही थी तो ट्रैक भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कौन से ट्रैक से गुजरना चाहिए, कहां से नीचे से, कहां से ऊपर से, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट. ये सब फॉर्मुलेशन बहुत सही किया था. इंप्लीमेंटेशन उतना ही घटिया किया. 2017 से रेलवे बन रही है, 7 साल हो गए यहां, अभी तक मेट्रो दिख रही नहीं. कुछ जगह पे चालू हुई, आधी जगह पे चालू नहीं हुई. जब कोई चीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्स्ट होता है इंप्लीमेंटेशन. बड़े बड़े इलेक्शन आते हैं, ये कर देंगे भाई और बहनों, भारत को बोल बोल के फेल देंगे सबको. फॉर्मुलेशन बहुत करेंगे, इंप्लीमेंटेशन उतना ही स्लो हो जाता है. पर आजकल गडकरी जाए वो बड़ा फास्ट हाईवे बनाते हैं, पर कुछ जगह पे पता नहीं गवर्नमेंट का जब प्रोजेक्ट आता है तो लगता है गांव में बिजली का प्रोजेक्ट है या कोई डैम बन रहा हो, 25 सालों से डैम बन रहा है, समझता ही नहीं हो क्या रहा जीवन. भारत में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बहुत फास्ट टू इंप्लीमेंट होता है, बिकॉज वहां पे उसका पैसा अटका होता है. गवर्नमेंट उतना ही स्लो होता है. कोई जल्दबाजी थोड़ी ना बे, आराम से कर रहे हैं. फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन अगर अच्छा है तो इंप्लीमेंटेशन तेजी से होना चाहिए. कभी कभी लोग फॉर्मुलेशन ही बेकार कर देते हैं. जैसे पूना में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बीआरटी. रास्तों पे बीआरटी तो ना बस के लिए अलग से लेन होती. पूना में अलग सा सिस्टम है इनका. उन्होंने क्या बनाया, एक तो पूना के रास्ते पहले छोटे, उसमें उन्होंने क्या बोला, ये आधा रास्ते से ज्यादा नहीं बस को दो, और बाजू में जो इतना बचेगा ना उस पर तुम घोड़े गाड़ियां सब दौड़ो. मतलब 100% रोड है तो 70% रोड बस को दी, और 30% पे ऑटो भी चलेंगी, ओला भी चलेगी, उबर भी चलेगी, बाइक भी चलेगी, तुम्हारी टैक्सी भी चलेगी, सब चलेगा. कभी कभी फॉर्मुलेशन ही बेकार हो जाता है. अरे ऐसी चीजें बनाई क्यों? वो जब से चलाई ना तब से पूना का वाहियात हो गया पूना ट्रैफिक में. अरे क्यों, जरूरत ही नहीं है. उन्होंने बोला यूरोप में चलता है. अरे यूरोप में लोग कितने, ये जितने नवीपेट में लोग हैं, जो शुक्रवार में, उतना पूरा लंदन में लोग हैं. वहां के लोग कितने, अपने लोग कितने, बोले वहां पे बहुत मजा आ रहा. अरे यहां पे ये पॉपुलेशन देख रहे हो कितनी है और कितने तेजी से बढ़ रही है. ये पूरा महाराष्ट्र इज इक्वल टू पूरा लंदन है, ये पूरा यूके. तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई. वहां पे देखो फॉर्मुलेशन अच्छा होना चाहिए. उन्होंने फॉर्मुलेशन किया घटिया. अब चाहे वो इंप्लीमेंटेशन कितना भी फास्ट करो, वो चीज ही गलत है. तो चाहे आप कितनी भी अच्छी करो, कॉन्सेप्ट ही बेकार है. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कोई चीज का थॉट ही बेकार है. जैसे एग्जांपल मैं थॉट कर रहा हूं अभी पेट्रोल बाइक बनाने का, पेट्रोल बाइक्स. अभी मैं नया प्लान डाल रहा हूं और 6 महीने में आ जाएगा. अरे अभी थॉट ही बेकार है. कौन से लोग पेट्रोल ले रहे भाई? जो लोग ले रहे वो भी ईवी के पास जा रहे हैं. थॉट ही बेकार है. मानना पड़ेगा ओला के ओनर को. सोचा, बना डाला गाड़ी मार्केट में. भैया समझा ही नहीं किसने कब गेम बजा डाला उसने. भैया ओला इलेक्ट्रिक आज $1 बिलियन कंपनी हो गई. क्या नाम उसका? भावेश. साला होंडा को नहीं समझा, हीरो को नहीं समझा, बजाज को नहीं समझा. इसकी ये दूरदृष्टि देख रहा था
एक दिन फाइन डेज को लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का व्हीकल आ रहा है, बोले आएगा, बेस्ट है। सॉफ्ट बैंक बोले पैसे ले, बोले पैसे, कंपनी, इनका थॉट भी नहीं था वो ओला की बाइक रास्ते पे थी। ये देखो ओला बाइक्स, अच्छा फैक्ट्री बनाया भैया इसने। ये देखो कितना बड़ा फैक्ट्री है इसका, ये फैक्ट्री में बनती है उसकी, दिस इज द फैक्ट्री। बड़ा काम कर रहा है बंदा, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, इसे ये हवा नहीं है, दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। अभी तक तो होंडा, हीरो कब आएंगी वो, अभी उन्होंने उसमें पैसे डाले वो एथर में, ये देखो ये होंडा ने पैसे डाला, खुद तो बना नहीं पा रहा है। समझा ही नहीं ये कैसा ना, कभी कभी ज्यादा इंसान होशियारी में चल, जैसे मारुति होशियारी में गया ना, ये होंडा। क्या लिखा देखो, बोले मैं नहीं बना सकता, ये काम करता, जो बनी उसको ले लेता। ये रैनबैक्सी जैसा काम है, उसको समझा ना, ये एथर जैसा ब्रांड ऑलरेडी बना हुआ, भाई अपन तो बना नहीं पा रहे, एक काम कर, तो एथर के अंदर कम से कम सब्सिडी तो बना दे इसको। अभी 40% तक धीरे धीरे सब्सिडी बन जाएगा उसका। होंडा का इन्वेस्टमेंट है, क्या करे, इनको समझा नहीं रहे ये लोग। फॉर्मुलेशन ही नहीं किया तो इम्प्लीमेंटेशन तो लेट की बात है, सोच ही नहीं आया। जब ईवी चलने लगा बहुत, एथर का और ओला का, तब इनको लगा, अरे यार अपन तो ये अपना तो ये फोमो हो गया, फोमो। उनको लगा सब खत्म हो गया, अब कब सोचेंगे, कब बनाएंगे। इनकी बाइक्स तो अभी आने को टाइम है, अभी भी होंडा की बाइक्स का कोई नाम नहीं इंडिया में ईवी का। बजाज से भी ठीक बोलना, कम से वो चेतक लेकर आए। ऐसे नहीं होता भैया, मार्केट में आपको पहले समझो, होशियार लोग चाहिए, अच्छी बनी बनाई कंपनी का बैंड बजा रहा है हीरो होंडा का। क्या क्या जगह का, ओला का कोई औकात है बाइक बनाने का? वो क्या है, वो कौन है, वो टैक्सी में वो भाड़े पे चला था, वो आके तुम्हारी बजा के चले गया खड़े खड़े, तुम्हारा मार्केट शेयर लूट के चला गया। तुमको समझ रहा नहीं, नंगा कर दिया इनको समझ रहा ही नहीं, इनके साथ में गेम हो गया। पेट्रोल इनको दिख रहा ही नहीं कि कैसे बर्बाद हो गया। अच्छा अब चल रही, तब अरे यार कम से कम क्या लेवल का होना चाहिए इनका। ओला फैक्ट्री, देखो मेरे इसमें तो ऐड नहीं आती रही, ऐड कहां से कि मेरे इसमें YouTube प्रीमियम लिया अपन ने, साइन इन करना बाकी है। चहा प्यायला ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद आपुलकीचा। ये फॉर्मुलेशन है कि इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है? देखो ये फैक्ट्री देखो भैया, इधर रहते बड़ा कुछ नहीं है। कितनी खुश हो रही थी, आए हैं। इम्प्लीमेंटेशन में यू नीड लॉट ऑफ पैसा, लॉट ऑफ पीपल। सोचने में थोड़ी ना पैसा लगता है। electric scooter space, the growth trajectory for
Ola ending of the last couple of years. Bhavesh, it's your first time, at least I'm interacting with you on this forum. So a very warm welcome and so nice to connect with you. Nikunj, thank you for having me. First time on your show. I'm very excited to speak with you. 3 कंपनी बना दी इसने यूनिकॉर्न. ये कृत्रिम बनाया उसने अभी. कृत्रिम एआई कंपनी बनाया ना इसने. पहले ओला बनाया, ओला बन गई यूनिकॉर्न. फिर दूसरी ओला इलेक्ट्रिक बनाई, वो बन गई यूनिकॉर्न. दूसरी बनाया कृत्रिम नाम की. कृत्रिम बोल के होता है यानी आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं. तो कृत्रिम को नाम ही रखा कृत्रिम और उसका एआई कंपनी बना दिया और कुछ ही दिनों में यूनिकॉर्न बन गई. तो सोचो बहुत बड़ा आदमी है. एक बंदा ही इंडिया का एक्सक्लूसिव आदमी जिसने 3 यूनिकॉर्न बनाई और 2024 की पहली वो यूनिकॉर्न कंपनी है. होशियार बंदा एक्चुअली है. इस साल में अभी बनी है क्या कृत्रिम, पता नहीं क्या. देखो क्या बोल रहा राहुल गांधी. ये देखो इंडियाज एआई स्टार कृत्रिम हैज बिकम अ यूनिकॉर्न आफ्टर. यूनिकॉर्न बन गई भैया. अलग ही लेवल है वो. 22 लैंग्वेज में एआई चलता है उसका. ये अपना चैट जीपीटी, इंडिया का चैट जीपीटी है वो. And like you said in your introduction, a lot is happening. So this is the EV moment of India. So let's understand what is that lot which is happening for good and what is that lot where things are changing for worse. We're all moving forward, Nikunj. So let me set a bit of an overall context. If you look at how we set up and why we set up Ola Electric, right? One of our generation's biggest challenges is going to be solving climate change and building a sustainable future for the whole world, not just for India. सब ज्ञान फैलते आके. ये खुद ने आज तक भी एनवायरनमेंट के बारे में घंटा सोचा नहीं होगा. बता क्या रहा. ऐसे भी पूरा एनवायरनमेंट का सुरक्षा का करने वाला यही आदमी है. कितना ज्ञान देने को मजा आता ना इंसान जब बड़ा होता तब. And now this focus around the world started in the West maybe a decade or two ago. But India is absolutely central to the world's movement towards a sustainable future because India is 20% of the world. And unless we become a sustainable energy economy and unless we become all electric vehicles, the world will not achieve its goals of net neutrality and zero carbon and all of that. So, technology paradigm, love and buy, and building technologies which enable those whole range of. चाहे तो बता दो ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ. क्या फॉर्मुलेशन है सिर्फ. कॉन्सेप्ट खत्म है. चिट्ठी लगाओ. एक साइड मेरे को फॉर्मुलेशन, एक साइड मेरे को इम्प्लीमेंटेशन. फॉर्मुलेशन देन इम्प्लीमेंटेशन. लिखा आपने? हाँ लिखो. क्या लिखेंगे? बिफोर एक्शन. नहीं ऐसा लिखो. प्लानिंग फॉर एक्शन ना. प्लानिंग फॉर एक्शन एंड डूइंग. हाँ प्लानिंग फॉर एक्शन की तरह क्या प्लान कर रहे हो आपसे. प्लान फॉर्मुलेशन आपसे सोच रहे हो. प्लानिंग फॉर एक्शन कहां पे आएगा? प्लानिंग फॉर एक्शन. हाँ फॉर्मुलेशन. डूइंग एक्शन. डूइंग एक्शन. डूइंग कहां पे आएगा? डूइंग एक्शन. इम्प्लीमेंटेशन. फ्यू पीपल मोर पीपल. कहां पे कम लोग होंगे? फॉर्मुलेशन. कहां पे ज्यादा लोग लगेंगे? वेरी गुड. इम्प्लीमेंटेशन. इट रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल. इट रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल. It requires operational and leadership skills. कहाँ पे आएगा ऑपरेशनल लीडरशिप? इम्प्लीमेंटेशन में.
It should be effective, it should be efficient. कौन सा should be effective? फॉर्मुलेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव नहीं कि अच्छा, फास्ट नहीं, अच्छा. Products. 2 years ago, we launched our first इट हैज टू बी एफिशिएंट. एफिशिएंट यानी कि फास्ट. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसा नहीं होना चाहिए. मेट्रो अच्छी है पर उसको भी टाइम लगाते हो. ये सब डिस्टेंस हो गया ना. इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनालिसिस. देखो फॉर्मुलेशन में आप बहुत सोचते हो, रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनालिसिस. ठीक है. हाँ फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन समझ गया. एक अपने कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, उसने उसका बोला है, उसका मतलब है, एक है बैकवर्ड और एक है फॉरवर्ड. क्या बोला मैंने? फॉरवर्ड लिंक्वेज, बैकवर्ड लिंक्वेज. ओके, ये ध्यान से सुना मैं जो कह रहा हूं. आपने सुनो जो मैं कह रहा हूं. अगर आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो यानी कि सोच रहे हो, उस केस में आपको यह सोचना भी नहीं है, आप विचार भी नहीं कर सकते हो कि इंप्लीमेंट कैसे होगा. क्या इंप्लीमेंट के लिए उतने रिसोर्सेज, पैसा, कैपिटल आपके पास में है भी या नहीं भी. आप सिर्फ सोच लेते हो और बोल देते हो. इसका मतलब आप फॉरवर्ड हो. क्या हो? यू डू द फॉर्मुलेशन विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन. ये इंप्लीमेंट कभी कभी होता है ना कि आप बोलते हो तो बाद में लगता है अरे कैसे होगा यार. आप पार्टी तो कर ली पर पता नहीं पैसे कहां से लाएंगे, फिर आप बाद में इससे जुगाड़ कर, उससे कर, दोस्तों से पैसे, वो तो फॉरवर्ड. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उतना ही बोलते हैं, उतना ही करते हैं जितना उनके पास पैसा होता. अक्सर पेरेंट्स तो क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए और कमिट कर देते. शादी धूमधाम से करेंगे, इतना दहेज देंगे, बोल लिया, विदाउट इवन थिंकिंग कि अपने पास में पैसा कितना है. ऐसे पेरेंट्स को कहेंगे फॉरवर्ड. कुछ पेरेंट्स क्या बोलेंगे, साहब नहीं होगा, मेरे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख मैं आपको दे दूंगा, उसमें आपको जो करना करो, इससे ऊपर मेरे पास कुछ पैसा नहीं. ऐसे पेरेंट्स बैकवर्ड कहे जाएंगे. व्हेन यू डू द फॉर्मुलेशन कंसिडरिंग द इंप्लीमेंटेशन, इट्स कॉल्ड एज बैकवर्ड. सुनो एक बार मैं जो कह रहा हूं, इधर सुनो. मैंने गुरुकुल को लॉन्च कर लिया, ये भी नहीं सोचा गुरुकुल में को बिल्डिंग कहां से मिलेंगी, लोग कहां से आएंगे, उसको कौन संभालेगा, कैसे होगा. मैंने सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी, वीडियो आ गया, मैं हूं फॉरवर्ड. आई एम डूइंग द फॉर्मुलेशन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेस है भी. ऐसे लोगों को खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि इनकी लग जाती है. ये बड़े बड़े तो भाषण कर देंगे, तो उसको निभाने के लिए इनको बहुत भागना पड़ता है. जैसे नरेंद्र भाई मोदी सबसे बड़े फॉरवर्ड लिंकेज वाले इंसान है. कैसे फॉरवर्ड? बड़े बड़े भाषण कर देंगे. 2014 में पहली बार मोदी जी ने इलेक्शन को जीता. पीछे जेटली जी भी थे बैठे हुए स्टेज पे. मोदी जी ने चालू किया भाषण. भाई और बहना, भाषण तो चालू हो गया, सब लोग इंटरेस्ट सुन रहे. पहली बार मोदी जी कह रहे हैं, भाई आपको आज ये वचन देता हूं, सब सुन रहे, कि मैं भारत को 2020 तक सुपर इकोनॉमी बना दूंगा. मैं भारत को सुपर पावर. पीछे जेटली जी आवाज रहे, साहब 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई, आप कुछ गलत बोल रहे हो, इतना पैसा नहीं हमारे पास. चुप बैठो तुम जरा, मुझे पता मैं कौन है. ये मोदी की गारंटी है. वो बोल रहा साहब सच में कुछ नहीं हमारे पास. मैं भारत में हर घर में बिजली, हर घर में पानी और गली गली जाने के लिए अच्छे रास्ते पर. जेटली जी बोले मैं जा रहा हूं, सुनो
आप मत बोलो अपने पास सच में कुछ नहीं है, हम लोग कंगाल है, कांग्रेस वाले पूरे खा के गए हुए, अपने पास कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने बाद में अकेले में जेटली जी को पूछा, क्या बोल रहे थे? बोले इसके बाद की भाषण की स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा। वही बोलना जो मैं कह रहा हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं यहां पे। क्या बोले जा रहे, ये कर दूंगा वो कहां से करोगे, है कुछ अपने पास? बोले मेरा नाम क्या है, मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, एक फॉरेन ट्रिप मारूंगा, 2-4 कंट्री को विजिट करूंगा, फंडिंग लेके आऊंगा। क्यों डर रहे हो आप? मैं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। मोदी जैसे लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले बोलते सब कुछ है और फिर उसको निभाने के लिए जब देखते पैसा नहीं है तो उनको जुगाड़ करना भी आता है। दे नो हाउ टू चेंज द रिसोर्सेस। वो अलग बात है उनमें। पर ऐसे लोगों की हमेशा लग जाती है, खतरों के खिलाड़ी हो जाते हैं, बिकॉज बोल के तो रख दिया, इंप्लीमेंटेशन में उतने रिसोर्सेस है नहीं। वही हमारे मनमोहन साहब थे, बोलते ही नहीं थे। हाँ, उतना ही बोला जितना था, कभी कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। उतने ही पैर फैलाए जितनी चादर थी। कुछ शब्द बोल देते थे तब लगता था एहसान हो गए। ये बैकवर्ड लोग हैं। कैसे बैकवर्ड? यू आर डूइंग द फॉर्मुलेशन कंसिडरिंग द इंप्लीमेंटेशन रिसोर्सेस। ऐसे लोगों को टेंशन नहीं आएगा, इनका बीपी हाई नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, बिकॉज उन्होंने बोला ही उतना है। बोले मैं भारत में कोई बिजली नहीं दूंगा, कोई रास्ते नहीं मिलेंगे, मुझे ज्यादा उम्मीद क्योंकि नहीं है अपने पास। तो वो तो सही था ना, बिकॉज वो खुद ही इकोनॉमिस्ट थे, उनको पता था कुछ नहीं है यहां। अब मोदी जी को मालूम था इंप्लीमेंटेशन में कुछ है नहीं, पर एक खतरों के खिलाड़ी है। अच्छा नहीं है क्या, मैं जुगाड़ कर लूंगा। इसलिए फॉरवर्ड लिंकेज वालों को बहुत सारे चेंजेस करना पड़ते हैं, बिकॉज वो बोल तो बहुत हैं पर एक्चुअल में उनके इसमें होता नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो यहां पे दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। दोनों का एक आप लिख सकते हो बैकवर्ड में, एग्जाम में मत देगा, सिर्फ समझने के लिए। मनमोहन सिंह लिखो बैकवर्ड। और इधर लिखो मोदी जी। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दूसरा एग्जाम सुनो जरा। लिखो जो मैं लाइन कर रहा हूं, बताओ। डू द फॉर्मुलेशन कंसिडरिंग द इंप्लीमेंटेशन। किसको बोलेंगे? यू डू द फॉर्मुलेशन कंसिडरिंग द इंप्लीमेंटेशन। आप फॉर्मुलेशन करने से पहले पूरा सोच रहे हो कि इंप्लीमेंटेशन में हमारे पास कितने रिसोर्स, उसके मुताबिक ही कर रहे हो, ज्यादा बोलते नहीं आप। तो बैकवर्ड में लिखो यू डू द फॉर्मुलेशन कंसिडरिंग व्हाट। लिखो डू द फॉर्मुलेशन, आप लिखो फॉरवर्ड में डू द फॉर्मुलेशन विदाउट कंसिडरिंग। किसको विदाउट कंसिडरिंग? विदाउट कंसिडरिंग व्हाट? इंप्लीमेंटेशन। विदाउट कंसिडरिंग इंप्लीमेंटेशन। पढ़ता हूं मैं यहां पे फॉरवर्ड में। द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव सेटिंग थ्रू एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। ये सब ज्ञान की बात है, कोई मतलब नहीं। आगे विद द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी और द रीफॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी मेनी चेंजेस। क्या लिखा है? मेनी चेंजेस इनको करना पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेंगे? बिकॉज इन्होंने बोल के बहुत रखा है। ये मोदी जैसे लोग हैं, बोल के तो बहुत रखा है, आपने इसमें रिसोर्स है नहीं, तो इससे बहुत सारे चेंजेस करके वो रिसोर्सेस को जुगाड़। अच्छा बैकवर्ड वालों को चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं? वो उतना ही बोले हैं, जितने रिसोर्सेस थे, तो चेंज करने की क्या जरूरत है? इधर आ जाओ, क्या लिखा है? जैसा से इंप्लीमेंटेशन डिटरमाइंड बाय द फॉर्मुलेशन। द फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या लिखा है?
द फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्लीमेंट। हमने वैसा ही फॉर्मुलेट किया। कैसा फॉर्मुलेट किया बोलो भाई? जितना हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन करने की हमारी औकात थी। While dealing with the strategic choice, remember that past strategic action also determine। यानी कि पिछली बार जो झटके लगे थे, हम समझ गए कि इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो चीजें चाहिए वैसे ही हमारे पास में फॉर्मुलेशन होना चाहिए। कभी कभी इंसान चोट खाता है ना, यार पिछली बार तो बहुत बोल दिया था, ओवर कमिट कर दिया था, बहुत सजा हो गई थी, इसलिए कभी कभी लोग क्या कहते हैं, डर डर के फूक फूक के कदम चलते हैं। नहीं भाई, ज्यादा नहीं बोलना, मैं उतना ही बोलूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू अडॉप्ट दो स्ट्रेटेजी विच कैन बी इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, यानी कि जो मेरे पास प्रेजेंट है, बोलो यार, जो मेरे पास प्रेजेंट है उतना ही मैं करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। अंडरस्टूड क्या बच्चों? अरे बोलो भाई, आगे बढ़ेंगे मित्रों। आज उसके ठीक नीचे आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक चेंज, है ना? लगा दो चिट्ठी, लगाओ जल्दी। लगा दो चिट्ठी वहां पे। Introducing Fossil's latest दोस्तों, आपके लिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक चेंज। मैं जो लाइन कह रहा हूं आपको लिखना है, पहले सुनना। इफ यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, यू विल बिकम वॉट, यू विल बिकम आउटडेटेड। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसी दुनिया बदली वैसा अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, यू विल बिकम आउटडेटेड। अगर आपको नोकिया नहीं बनना है, अगर आपको कोडैक कैमरा नहीं बनना है, अगर आपको BSNL और HMT वॉचेस नहीं बनना है, तो आपने अपने आप को चेंज करना है जैसी दुनिया बदली। इफ यू रिमेन स्टबन, इफ यू डू नॉट चेंज, जैसी दुनिया बदले आपने अपने को बदला, नहीं बदला लोग आपको बदल देंगे। सही है क्या नहीं? You will become outdated if you do not change yourself as per the changing requirement। मारुति ने अपने आप को नहीं बदल दिया, लोगों ने मारुति को बोला ठीक है बाय बाय, हम टाटा से ले लेंगे। समझ आ रहा है? चैट GPT आया, मजबूरन गूगल को भी अपने आप को बार्ड को लॉन्च करना पड़ा। ओला ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाई, मजबूरी से होंडा को लाना पड़ रही है। जैसी दुनिया बदली, अदरवाइज यू विल बिकम। कई लोग हैं लॉकडाउन के बाद ऐसे टीचर बाद में आए ही नहीं, जो लॉकडाउन के पहले बहुत फेमस हुआ करते थे। क्यों? सारी दुनिया ऑनलाइन पे और वो फिर भी ऑफलाइन ही पढ़ाते। दे बिकेम आउटडेटेड, बहुत ऊपर गए। मित्रों, हमने हमेशा धंधे में अलर्ट रहना चाहिए, देखना चाहिए कि दुनिया में आपके सामने आज मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ये देख लीजिए, कोडैक वर्सेस फुजी फिल्म। एक जमाने में, ये क्या आ गया भाई? राधे राधे, हरि ओम, हरे कृष्णा। कभी कभी यहां पे कुछ चीजें आपत्तिजनक आ जाती हैं, क्या करें, इंटरनेट ही ऐसा। मित्रों, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूं कि कोडैक एक जमाने में दोस्तों कैमरा मतलब कोडैक हुआ करता था। देखो कैसा गिर गया लेटते लेटते। आज तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। फुजी फिल्म को समझ गया था, ये अपना एक ही चल रहा था, उसका था रोल डालो और रोल डाल के फोटो निकालो। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। लोगों को रोल के पैसे एक्सपेंसिव लग रहे थे। फुजी फिल्म ने बोला एक बार ये अपना कैमरा लो, डिजिटल कैमरा, उसमें कितने भी क्लिक करवा फोकट में। कोडैक में ऐसा था, आपने क्लिक किया,
या तो कोडैक में सेल्फी लेते लेते एक पूरा रोल खत्म होता था। फूजीफिल्म बोला ऐसा नहीं, तुम जितना चाहे उतना लो। तो उन्होंने शायद से कोडैक को देखा ही नहीं ना, तो आपको पता भी नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूं। बट कोडैक बिकेम ऑब्सोलेट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इट वाज हैविंग, लाइक नोकिया। सिम्बियन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, सिम्बियन। कौन? और सैमसंग ने लाया एंड्रॉइड। जैसे सैमसंग ने एंड्रॉइड लाया, नोकिया बद से बदतर हो। मित्रों, इस दुनिया में आपने नोकिया एक्चुअल में कुछ नहीं किया, नोकिया मार्केट शेयर। ये देख लीजिए, कैसे बयां करूं मैं इस दर्द को। देखिए, लेटा लेटा के मारा है। ये देखो देखो, क्या कहूं मैं इसका। एक जमाने में नोकिया मतलब मोबाइल मतलब नोकिया हुआ करता था 2007 में। कैसा गिरा है, जमीन दोस्त कर दिया उसका, खत्म, अस्तित्व खत्म। जब आपने अपने आप को चेंज नहीं किया दुनिया के हिसाब से, पब्लिक आपको, इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज करो। दुनिया बदली, अपने आप को चेंज करो, होशियारी मत करो, ईगो पे मत लो। दुनिया बदल रही ना, ईवी ला रही, लाओ। एंड्रॉइड ला रही, लाओ। आज के लोगों को कैमरा अच्छे लगते हैं। सारे मोबाइल कंपनी ने कितने, 2 कैमरा, कोई बोल रहा 5, कोई बोल रहा 10 कैमरा ले लो मोबाइल साथ। कितने कैमरा, समझ रहे नहीं किससे क्या निकलता होगा। ये देख लीजिए, चेंज करने के 3 स्टेप्स। इसके लिए आप लिखो, लिखा आपने, चिट्ठी लगाई वहां पे लिखो, इफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट चेंज इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, if organization does not change itself as per the changing requirement, it becomes what? Does not change itself as per the changing requirement, it becomes outdated. It becomes outdated, like Nokia. No किया, कॉमा कोडैक, कॉमा BSNL। क्या बताऊं मैं, इसकी भी दास्ता बड़ी दुख भरी। दैट इज वाई स्ट्रैटेजिक चेंज, दैट इज वाई, क्या बोलो, स्ट्रैटेजिक चेंज इज इंपॉर्टेंट। That is why strategic change is important. Strategic change is important. दोस्तों, चेंज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। आज मैं यहां पे इसको समझाने के लिए मारुति का एग्जाम्पल लेता हूं। आप सभी जानते हैं, बीते कई दिनों से मारुति का मार्केट शेयर जो एक जमाने में 60% हुआ करता था, वो घटकर अभी 35 से 40% हो चुका है। यानी कि पॉइंट नंबर 1, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। इसके जो भार्गवा नाम के इंसान जो इसके हेड है, किसके हेड है, मारुति के, यस रियलाइज, क्या रियलाइज किया उन्होंने, कि अपना खराब समय, अपना जो मार्केट शेयर जो 60% था, अरे बोलो भाई, अरे बोलो, वापस घटकर recognize the need for change, recognize the need for, लिखो RC भार्गवा, RC भार्गवा से कौन है, ये दादाजी हैं ये एक।
आजा गले लग जा, गले लग जा, ख्वाब बना के तुझे दिल में चुप। यहां पे आप देख रहे हो मारुति सुजुकी चेयरपर्सन मिस्टर आर.सी. भार्गव हैज रियलाइज कि अपनी लग चुकी है। इसने ही पहले सबसे जाना कि यार अपन कहां जा रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर एक जमाने में, अब कहां आ गए हम लोग। क्या समझा क्या? रियलाइज किया। किसने रियलाइज किया? फिर अब वो चुप बैठेगा, कुछ बोलेगा? अब वो बोलेगा ना भाई। पॉइंट नंबर 2 अंडरलाइन करो, शेयर्ड विजन। सर किसके हाथ में विजन शेयर करता है? अपने सारे सबऑर्डिनेट्स, अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबको कहता है कि अब बदलने का समय, इससे पहले हम लोग बर्बाद हो जाए। क्रिएट अ शेयर्ड विजन। समझ गया क्या बोला? लिखो, भार्गवा शेयर्ड दिस विजन विथ, भार्गवा शेयर्ड दिस विजन विथ भार्गवा शेयर्ड दिस विजन विथ किसके साथ में? other managers, directors, etc. एक बताओ, अगर भार्गवा अगर ओनर ही है तो खुद अकेले क्यों नहीं बदल रहा है? सबको क्यों ज्ञान दे रहा है? वो खुद से बैठ के गाड़ियां लाएगा क्या? वो ईवी वो खुद बनाता, उसको अपने प्रोडक्शन टीम, R&D टीम, सबको कोपचे में लेके बैठना पड़ेगा। भाई तुम क्या बना रहे हैं? अच्छा बनाओ। ये टाटा हमें पेल रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। सबको अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, करेंगे तो टीम, वो तो ज्ञान देगा। सबके साथ में अपना विजन शेयर किया कि हमारी लग चुकी है, शेयर्ड विजन। क्या अब हमें बदलने का समय? अब पॉइंट नंबर 3 में क्या करेंगे? सबको भी सही लगा सर, अब ठीक है, अब कम बैक करेंगे, अब बाउंस बैक करेंगे, ठोक देंगे सर, ऐसी ऐसी गाड़ियां बनाएंगे ना। इसलिए अब मारुति की नई नई गाड़ी आ रही। अब पता है मारुति गाड़ी आ रही ईवी, अच्छा गाड़ी लॉन्च कर रहा है ईवी। देखा आपने मारुति का? अभी एक्सपो में लॉन्च किया उसने मारुति, 2025 में लॉन्च होगी। तेरी बातों में सा उलझा दिया। मारुति आ रही है नई गाड़ी लेकर, एक्सपो में लाया भी है। मजा आएगा मारुति गाड़ी रास्ते पे आएगी तो। आ जाएगी 2025 में, अगले साल बाजार में उतरेगी गाड़ी है, अच्छे लुक से उसके। तो जब उसको 2022-23 में दर्द हुआ ना, उसने जब शेयर किया तो सब लोग ठीक है साहब हम भी बनाएंगे ईवी। अब आएगी 25। पॉइंट नंबर 3 क्या है? मतलब क्या करेंगे? देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईवी कार, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईवी। समझ गया? 3 स्टेप्स, स्ट्रैटेजिक चेंज की 3 स्टेप बोलो। नंबर 1, आप पहले रिकॉग्नाइज करते हो कि बदलने का समय। पॉइंट नंबर 2 में फिर अपनी बातें सबको बताते हो। और पॉइंट नंबर 3 में, अरे बोले 3 में क्या करते हैं? सबको बता। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब क्या? सबने मान लिया ना बदल देंगे, तो 3 में बदल डालो। अच्छा, तो 2 पॉइंट ए और बी से तीसरा सही है क्या? क्यों लाना चाहिए ये भी? सर अगर इतना आपको दर्द हुआ है और फिर भी कुछ नहीं करते तो फिर क्या फायदा? अगर आपने ऑलरेडी सबके साथ में शेयर किया है तो पॉइंट नंबर 3 में आपने ईवी को लॉन्च करना चाहिए। अंडरस्टूड ना? इसको बोलते हैं। बताओ 3 स्टेप कौन से? रिकॉग्नाइज, शेयर्ड विजन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चेंज। इसी बात को समझाने के लिए कर्ट लुईन बोला ये बात मैं समझाता हूं, आपको नहीं समझाते। कर्ट लुईन बोला यही मैं स्ट्रैटेजिक चेंज समझाऊंगा, पर मेरे स्टाइल में समझाऊंगा। ये भी स्ट्रैटेजिक चेंज ही समझा रहा है, पर अपने अलग स्टाइल में समझा रहा है। क्या नाम है इसका? कर्ट लुईन। अनफ्रीज समझता है? भुला देना मुझे, अनफ्रीज। पुरानी वाली को छोड़ दो, है अलविदा तुझे
अनफ्रीज यानी कि आप, फ्रीज यानी गले लगा लो, अनफ्रीज यानी कि छोड़ दो। जो अपनी थी उसको, एक जमाने में जो आपकी थी उसको अब छोड़ने का समय, बिकॉज वो आउटडेटेड हो चुकी है। शट अप। अनफ्रीज उसको करे जो आउटडेटेड हो चुके हैं। कट लुई ने कहा, मैं अपनी इसी चीज को एक उदाहरण देके कट लुई ने समझाया कि एक कंपनी थी जिसका नाम है जनरल मोटर। जनरल मोटर पहले गाड़ियां बनाता था, वो भी सिर्फ एसयूवी, और वो भी हेवी एसयूवी, जैसे कि ना लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, समझा ना, एकदम हेवी और बड़ी वाली, जिसका माइलेज सिर्फ 4-5 पेट्रोल पे। वो भी जनरल मोटर्स के बहुत सारी गाड़ियां इंडिया में तो नहीं, पर दुबई में बहुत गाड़ियां बेचता है। जनरल मोटर गाड़ियां देखी क्या? अरे एकदम सेक्सी गाड़ियां होती है उनकी। इंडिया में नहीं बेचता है, बिकॉज इंडिया में लोग औकात नहीं लेने की उसकी। जीएम की एसयूवी देखो, मस्त बेचता है, मस्त वाले, एकदम एक नंबर गाड़ियां। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये भाई मस्त गाड़ी। दुबई में देखा, मेरे को कभी देखने का मौका नहीं मिला था इसको, पर मैंने जब दुबई में देखा तो दुबई में इज्जत से लोग इसको, तो बहुत ज्यादा, बहुत इज्जत है इसकी। इंडिया में नहीं बिकती गाड़ी। देखो जीएमसी, बहुत मजा है इसमें। और ये गाड़ियां 4 और 5 का माइलेज है इसका। और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे थे, जैसे पेट्रोल के भाव बढ़े लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी माइलेज 4 का, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। तो कट लुई ने जनरल मोटर को ला, इधर आओ, अनफ्रीज करो पहले, इसको भुला देना, इसको पहले बंद करो। बोले मैं इसको चलने देता हूं, बोले नहीं, आप नई वाली की तलाश तभी कर सकते हो जब आप पुरानी वाली को अपने सीने से नहीं हटाते। पुरानी वाली को घर से पहले बाहर निकालो, तब जाके नई वाली की तलाश होगी। बोले मैं दोनों को साथ में रखो, बोले नालायक। बोले मैं पुरानी वाली और नई, उसको बंद करो, क्योंकि पुरानी वाली साथ में होगी तो नई वाली की तलाश ठीक से नहीं होगी। पुरानी वाली को अनफ्रीज करो, जुदा करो, उसको छोड़ दो। किसको छोड़ो? अनफ्रीज यानी कि उसको लिखो, वहां पे एग्जांपल लिखो ऊपर, जनरल मोटर। कर्ट लुईन का यहां पे एग्जांपल लिखो, जनरल मोटर। किसका एग्जाम्पल लिखा है? और अनफ्रीज किसको करेंगे? स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग। एसयूवी, पेट्रोल एसयूवीज, पेट्रोल एसयूवीज किस में लिख रहे हो अभी? अनफ्रीज में। स्टॉप किसको बोला आपने? अनफ्रीज के सामने क्या लिखोगे? स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोल एसयूवी, SUV having less mileage, less mileage। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कट लुईन बोल रहा हूं। वो उसको पहले बंद करो, हटाओ उसको पहले, जिसकी वजह से आपकी बर्बादी हो रही है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? आप ढूंढो नई वाली को। आप पुरानी वाली, आपके दुकान में कोई कार ही नहीं है, बोलते आप ढूंढो नई वाली को। तो क्या किया? चेंजिंग द न्यू सिचुएशन, यानी कि फाइंड आउट। क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द न्यू कार। अब ऐसी कार लाओ जो कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करेगी, हाँ, अच्छा माइलेज देगी, ऐसी को ढूंढो। चेंजिंग द न्यू सिचुएशन एक्चुअल का एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो चेंजिंग तो न्यू क्या बोला? तो उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, लोग एसयूवी से परेशान, एक काम करो सेडान कार लेकर आओ। सुनो एक बार ध्यान से, आपने पुरानी वाली को छोड़ दिया तो नई वाली के ऑप्शंस ढूंढो। वो एक पहली वाली नहीं देखी, उससे शादी मत करो। पुरानी वाली को छोड़ा, शादी कितने लोगों से करेंगे? बेस्ट है।
फिर भी एक को नहीं, अनेक को देखो, अनेक का कंपैरिजन करो, और उसमें जो सबसे अच्छी है उससे विवाह। पॉइंट नंबर 2 में समझे नहीं आप? आपने किसको छोड़ा? एसयूवी को। पॉइंट नंबर 2 में आप मल्टीपल सेडान कार के ऑप्शन लाओगे, ए बी सी डी ई, बहुत सारी कारें लाई, उसको कंपेयर किया, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया, उसको चलाया, और जब उसके परफॉर्मेंस से आप खुश हुए, सेटिस्फाई हुए, तो आप क्या करोगे? उसको रिफ्रीज करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय 2? अच्छा, आप बोलेंगे सर पॉइंट नंबर 2 में और 3 में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 2 में आप कंपेयर कर रहे हो और एक बेस्ट का चुनाव कर रहे हो, और उस जो बेस्ट है उसके साथ में कुछ समय के लिए साथ में रह रहे हो, और जब लगे कि आपकी जमती है, पॉइंट नंबर 3 में रिफ्रीज करो, यानी उससे शादी कर लो। चलो कार के एग्जांपल को एक बार रिकॉल करते हैं। पहले वाले को तो एसयूवी बंद करो। पॉइंट नंबर 2 में बहुत सारे अनेक सेडान कार देखो, पर उसमें से एक ही चाहिए अपने को, तो जो एक अच्छी है उसको कई दिनों तक डेमो चलाओ अपने मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, पब्लिक को मत बताओ, और जब लगे वो कार सच को सबको बहुत पसंद आ रही है तो उसको रिफ्रीज कर दो, यानी कि अब वो शोरूम पे लेकर आ जाओ। देखो सुनो मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कार, कुछ कार ऐसी हो सकती है जो चेंज हुई पर रिफ्रीज नहीं हुई? अब आप रहे थे उसके साथ में पर आपको मजा नहीं आया। हवली है। देखो दोस्तों, 5 कारें आप ढूंढे, बस पांचों के पांचों तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ना, 5 में से एक ही चाहिए। तो जरूरी नहीं कि जो पॉइंट नंबर 2 में हर कोई कार आपके पास में आई थी वो सारी के सारी रिफ्रीज हो जाएगी। तो दुनिया का हर पॉइंट नंबर चेंज जो पॉइंट नंबर 2 है वो रिफ्रीज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 में जो सबसे बेस्ट है ना, वही आपके लिए रिफ्रीज होगा। वहां पे लिखा भी है, रिफ्रीजिंग अकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर बिकम्स नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। यानी 5 में से जो एक आपने चुनाव किया और जिसके साथ में रह के आपको बहुत मजा आ रहा है, यानी आपको लग रहा है कि यार ये कार जो बहुत है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सही चल रही है, तो आपने उसके साथ में रिफ्रीज करना चाहिए, यानी उसको अपना बना लो। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। ये पॉइंट नंबर 3 है। पता पॉइंट 1 और 3 में क्या? पॉइंट 1 में छोड़ दो, किसको? पुरानी वाली को। पॉइंट नंबर 3 में किसको पकड़ लो? नई वाली को। तो फिर अगर नई वाली को लाना ही था तो पुरानी वाली को छोड़ा क्यों? पुराने वाले में कुछ प्रॉब्लम है, एसयूवी में आउटडेट, तो एसयूवी को हटा दिया। सुनो ना, बहुत इजी है, एसयूवी को हटा दिया, पॉइंट नंबर 3 में सेडान को लाया, और दूसरे में क्या क्या चेंज किया? तो अनफ्रीज किया, चेंज किया, रिफ्रीज किया। कॉन्सेप्ट ही इजी है। अरे वही स्ट्रैटेजिक चेंज ही है ये सिर्फ किसने अपने तरीके से समझाया? ये कर्ट लुई ने बोला मैं अपने तरीके से समझाऊंगा इसको। देखो पॉइंट अनफ्रीज में जाके देखो क्या लिखा है। The process of unfreezing simply makes the individual organization aware of the necessity for change, यानी कि पुरानी वाली को चेंज करो, and prepares them for, यानी अनफ्रीज में आप पुरानी वाली का छोड़ने का मन बना लेते हो। कभी कभी आप किससे इतने इमोशनली अटैच होते हो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता, हालांकि वो चीज खराब होगी। समझ आ रहा है? कभी कभी ऐसे हो सकता है, आपको पता है शादी भी नहीं हो सकती पर रहना भी उसके साथ ही है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी आपको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके साथ में शादी नहीं हो सकती, छोड़ दो आप इसको, डोंट बी इमोशनल, कट ऑफ, उसको बोलते अनफ्रीज। लिविन proposes that the change should not come as a surprise to the member of the organization. सडन एंड अनअनाउंस चेंज मत करो। सबको बोलो भाई इससे जम रहा नहीं, जिस लड़के के साथ में शादी है उसको बोलो भाई तेरे साथ नहीं जमेगा, क्योंकि तू इसे भी शादी नहीं करेगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय। कहीं ना कहीं आपको एक हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा, एक समय आएगा। वो बोलता है कि पुरानी वाली साथ में इमोशनल अटैचमेंट है पर वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो पॉइंट नंबर 1 इज वो छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में क्या? नया वाला कोई चाहिए, तो लिखा ना चेंज, चेंज टू क्या लिखा? यानी नई वाली ढूंढो। तो आपने कुछ लिखा है किसके पास में? लिखो स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, पॉइंट नंबर 2 में, फ्यूल एफिशिएंट कार्स। स्टार्ट आइडेंटिफाइंग फ्यूल एफिशिएंट कार्स, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग फ्यूल एफिशिएंट कार।
और बताओ अब चेंज होगा तो क्या? चेंज में अब बहुत सारी आपने 4-5 कार चेंज कर ली। अब 5 में से आप कंपेयर करो जो सबसे, उसमें से भी सबसे जो अच्छी है उसको क्या करो, आप रीफ्रीज करो। भाई आपको 5 लड़के पसंद आए, 5 से थोड़ी शादी होंगी। 5 में सबसे जो बेस्ट है उससे होगा, तो वही है 5 तो आपने पॉइंट नंबर 2 में ढूंढे, उन 5 में कंपेयर किया, जो एक अच्छा लगा कि इसमें मेरी जमती है, वो लिखा ना रीफ्रीजिंग अकर्स व्हेन द न्यू बिहेवियर बिकम्स, इसके साथ मैं रहने में बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूं। बस यही है वो, समझा? तो बताओ 3 पॉइंट्स कौन से? अनफ्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, रीफ्रीज करेंगे। ओके, बाकी सब कल। थैंक यू, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल। बाय बाय गाइस, बाय बाय लाइव स्ट्रीमिंग, टेक केयर।